पहले मेरा एक ड्रीम था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। मेरे द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स, उनकी इकलौती बेटी वहीं पे स्टडी कर रही थी और साथ में उन्होंने डिग्री हासिल की है। हैव यू एवर इंटरेक्टेड विद द डॉटर ऑफ बिल गेट्स? मैंने बिल गेट्स की डॉटर को जो कोलंबिया कॉफ़ी सेंटर है वहाँ पे मैंने काम करते हुए तक देखा है। लोगों में क्या डिफरेंस आया है, जैसे आप पहले मिलते थे नॉर्मली और अब मिलते हैं लोगों में? तो हमारा पहले का डिसीजन था या हमारे पेरेंट्स का था, वो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो 100% मेरा डिसीजन था। को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला था बाई एपीजे अब्दुल कलाम का। जो स्टार्टअप है कैड्रोटेक, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम लोग। ये एआई बेस्ड, हाँ मैंने सुना है आपने फॉरेन कंट्री में वो रेंट पे गार्डन भी ले रखा है। आपने एक बुक भी लिखी हुई है एआई के ऊपर। तो आप न्यूयॉर्क में थे किसी 15 अगस्त पे, वहाँ पे जो माहौल था 15 अगस्त का, ऐसा लग रहा था कि वो हम इंडिया में हैं। हाँ, और स्वामी विवेकानंद गए हुए थे, वासुदेव कुटुंबकम जो संबोधन किया था उन्होंने, वहाँ पे आपने स्पीच दिया। और वो जो एक फीलिंग थी ना कि यहाँ पे आके विवेकानंद जी ने एक, लेकिन जैसे मैं खुला मतलब फर्स्ट में यकीन ही नहीं हो रहा था। अच्छा मेरा भी मतलब हो गया है, कांग्रेचुलेसन। मैं कोलंबिया का ही है, तो मैं 2-3 बार उसको पढ़ा। अच्छा हाँ है, कोलंबिया का ही है। आपके गुरु रहे हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत, डीजी ऑफ उत्तराखंड। तो आपने एक मुलाकात की थी, फॉर्मल मुलाकात थी आई थिंक, मुख्यमंत्री साहब भी थे और वो भी थे। मैं आईआईटी से नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अंडर में आईआईटी के लोग हैं। मुझे लग रहा है एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल अभी कुछ नहीं कर पा रहा था, वो वर्क भी कर सकता है। ऐसे रोबोटिक्स का नाम लेते ही लोगों के मन में वो रोबोट आ जाता है, इंसान नुमा रोबोट। तो इतना ज़्यादा साइंस का यूज़ होता रहा, एआई आ गया है, तो हम लोग उनके कंट्रोल में आ जाएंगे इन फ्यूचर। आप अपनी बुक्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, वो जो अपकमिंग जनरेशन है 10th में 12th में, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आपको इस फील्ड से रिलेटेड या उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें वो? हेलो गाइस, वेलकम इन अवर चैनल सेक्टर एक्सपर्ट। और आज हम हाजिर हैं एक नए एक्सपर्ट के साथ में, द मैन, द मिथ, द साइंटिस्ट, मिस्टर मुनीर खान। सो आगे की जानकारी हम मुनीर खान जी से ही आपको दिलवाते हैं। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज जर्नी, कि आपने लखीमपुर से स्टार्ट की चीज़ें और आज आप इस मुकाम पे हैं। सो जो आप जर्नी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहें वो हमारे दर्शकों को। या नमस्कार एंड सभी का स्वागत है इस चैनल पे। मेरा नाम मुनीर खान है। मैं इंडिया के एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट वी कैन से लखीमपुर खीरी के एक छोटे से गांव गौरिया में मेरा जन्म हुआ था। और मैं वहीं अपने गांव के छोटे से स्कूल से, एक प्राइमरी स्कूल से मैंने एजुकेशन को स्टार्ट किया। देन मैं लखीमपुर के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से मैंने इंटर किया था। एंड इंटर के ड्यूरेशन थोड़ा सा मेरा पहले मेरा एक ड्रीम था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं। मेरे फैमिली वाले भी वही जाना चाहते थे, लेकिन शायद डेस्टिनी कुछ और थी। कुछ साइंस की तरफ कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन हुआ। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए कि फिर मैं साइंस की तरफ गया। फिर बीटेक किया मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। बीटेक करने के बाद बहुत सी कंट्रीज़ में मुझे विज़िट करने का मौका मिला। एंड देन मैं 2021 कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैंने MS किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। एंड करंटली आई हैव 2 startups. One is registered in United States, is कैड्रोटेक. सेकेंड that is also registered in India, नवी मुंबई। एक और है ITTD प्राइवेट लिमिटेड। हम दोनों स्टार्टअप्स को इंडिया और मैं मतलब इंडिया और US का जो टेक्नोलॉजी ब्रिज है उसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं। इस समय तो आपके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, हम उनके बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जैसा आपने बताया सिविल सर्विसेज में जाना था, तो सिविल सर्विसेज में आपका एक स्टार्टिंग का टारगेट था, अभी आप साइंस की तरफ मुड़ गए। तो अभी कभी सोचते हैं क्या कि उधर गए होते या इधर आके बहुत अच्छा हुआ, या क्या पॉइंट्स आते हैं मन में? या टू बी ऑनेस्ट मेरा भी था कि उस टाइम चूँकि जितना पता होता था कि हाँ सिविल बाय DM है, पेरेंट्स भाई और मम्मी लोग थी, तो उनका अपना एक लिमिटेड दायरा था। उस दायरे में हम लोग रह करके हम काम करते थे और उसी से मतलब था कि DM एक बहुत बड़ा हम मानते थे। फिर जब चीज़ें आगे बढ़ी तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार हम बहुत कुछ और कर सकते हैं। इवन टुडे आई एम वेरी हैप्पी विद माई डिसीज़न कि मैं वहाँ नहीं हूँ। रीज़न मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है, DM डेफिनेटली दे आर वेरी गुड, दे हैव एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू डू द जॉब फॉर द
सोसाइटी लेवल, दे आर कनेक्टिंग विद द पीपल। बट मेरा मानना ये है कि हम लोग भी कहीं से कम नहीं हैं। रीज़न ये है, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, वी आर वर्किंग ऑन इट। हम लोग उन पे काम करते हैं, उनको इनोवेट करते हैं, एंड फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज़ बनाती है उनको एक तरीके से इम्प्लीकेशन पार्ट है, वो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करता है। तो एक तरीके से हम लोग भी एक बैकबोन की तरह सोसाइटी का फाउंडेशन तैयार करते हैं। एंड डेफिनेटली जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो लोग इस जो हम लोग फाउंडेशन तैयार करते हैं उसको रियल स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। सो बोथ आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई एम वेरी हैप्पी विथ माई डिसीजन। हाँ, बट मोस्टली लखीमपुर जैसे एरिया में मतलब ये होता है ना कि अगर पढ़ने में बच्चा अच्छा है तो मोस्टली वो कहते हैं ये डीएम की तैयारी करो, आईपीएस बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है मोस्टली। उस दौरान, उस टाइम दौरान भी आपने ऐसा डिसीजन लिया कि मुझे बिल्कुल डिफरेंट एक साइंस के क्षेत्र में जाना है और ये मुकाम हासिल करना है, तो उस समय ये बहुत टफ डिसीजन रहा होगा आई थिंक। ये देख, ऐसा होता है ना कि जब आपके पास एक फैक्ट होता है और आपके पास विज़न होता है कि हाँ हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा पहले का डिसीजन था या हमारे पेरेंट्स का था, वो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100% मेरा डिसीजन था। रीज़न, मैं बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा मुझे सोसाइटी का नहीं, जो हमने देखा वही हो गया। जैसे जैसे मैं स्कूल गया, चीज़ों को पढ़ा, उनका वाइड एस्पेक्ट्स क्या हैं उनके बारे में जाना, तब दोनों के मेरा असली डिसीजन तो तब आया जब मैंने उनके बारे में पढ़ा है। पहले तो हमें जो बताया गया था वो मैं पढ़ रहा था। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न, नाउ आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, लोगों में क्या डिफरेंस आया है, जैसे आप पहले मिलते थे नॉर्मली और अब मिलते हैं लोगों में? एक वाइड चेंज है। या डेफिनेटली एक थोड़ा सा चेंजेस आता है कि जब आप सोसाइटी में लाइक आप कुछ नया कर रहे होते हैं तो बिगिनिंग में बहुत सारे लोग आप पे टांट करेंगे। और डिफरेंट ये ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स के लिए है जिनके साथ में है कि बनना चाहते हैं लेकिन सोसाइटी टॉन्ट करती है। सोसाइटी उनको एक तरीके से हिंड्रेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। जैसे मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, मैं जब प्रोजेक्ट्स बनाता था तो एक हमारे पड़ोस में अंकल थे, तो ऐसे मैं मिला, पूछे बेटा क्या करते हो? मैंने बोला सर मैं यार कल मेरी एक एग्जीबिशन थी, मैं एग्जीबिशन में प्रोजेक्ट लेके जा रहा था। बोले बेटा ये अभी तुम्हारा पढ़ने का टाइम है और जब इंजीनियरिंग करोगे तब ये सब करना, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी ये आपको मतलब अच्छा नहीं है आपके लिए, आपको पहले मार्क्स ग्रेड्स लाना है। दैट टाइम इवन वो मुझे लगा मतलब वो बूढ़े थे, सही कह रहे होंगे, बट मैं गया फिर मतलब मैं भूल गया कि उन्होंने क्या कहा। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं सोसाइटी में, वो हमें फेस करना ही पड़ता है और उससे ही हमें बचना होता है। बेसिकली हमें देखना है ना कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम किस में अच्छा कर सकते हैं। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो जिनको सोसाइटी कहीं ना कहीं टॉन्ट करती है और उनको बाधा बनती है आगे बढ़ने में। तो सीख है आपके सामने, खुद ही सीख है मिस्टर मुनीर खान। आप समझ सकते हैं एक लोकल गांव से निकल के यहाँ तक आना और एक डिफरेंट फील्ड में। हर पढ़ने वाले बच्चे को सीख दी जाती है बैंक में जाना है, सिविल सर्विस में जाना है, बट एक डिफरेंट फील्ड चूज़ की है, तो बहुत गर्व की बात है हमारे लखीमपुर के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसे आपने जब स्टार्ट किया था तो आपको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला था बाय एपीजे अब्दुल कलाम। सो एट दैट टाइम वो एक ऐसा मोमेंट रहा होगा लाइफ का, उस मोमेंट को शेयर कर सकते हैं आप? लाइक डेफिनेटली लाइक जनवरी 2013 मतलब मोमेंट ऐसा था कि जब मेरे को पता चला कि मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिलने जा रहा है, तो लाइक आई वाज सरप्राइज कि ऐसा भी हो सकता है। बिलीव नहीं होता है। हाँ मतलब थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि इनिशियल था ना वो लेवल था। हाँ बिल्कुल, मेरा बहुत इनिशियल स्टेज था 11th क्लास में। और डॉक्टर कलाम साहब का हम लोग सिर्फ अभी क्या था उस ऑनेस्टली उस टाइम तक मैं ऐसा समझ, ये एक बहुत ही लाइक सुपरमैन तरीके से सोचते थे कि अच्छा इतने बड़े हैं, कैसे उनका सिर्फ पढ़ा था उनके बारे में और मिलने जा रहे थे। मतलब ये होता ना कि अच्छा वो कैसे होंगे, वो कैसे रहते होंगे, वो क्या सोचते होंगे, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो लोगों से कैसे मिलते होंगे, मतलब बहुत सारे विचार आए। लेकिन जब उनके साथ मैं मिला सो इट वाज रियली नाइस कि ओ इतना लाइक डाउन टू अर्थ लोग। तब मेरे को ऐसा अच्छा चाहे कितना भी हो अल्टीमेटली लाइफ वही रहती है एंड बस चेंज हो जाता है लोगों के सोचने में। पर्सपेक्टिव जो बनाता है इंसान वो थोड़ा सा चेंज होता है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। अच्छा, उसके बाद में लाइक एक बार आपको नितिन गडकरी साहब के द्वारा आपको अवार्ड मिला, तो
वो यहाँ मुंबई में आई थिंक नहीं, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मिला था, राइट। जी जी, वो हाँ वो इसी साल का है, 2024 का। और इसी तरीके के बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनकी हम चर्चा अगर करेंगे तो हमारे पास घंटों का समय होना चाहिए, तो हम चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही। इसके अलावा सर आपका जो स्टार्टअप है कैडरटेक, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम लोग। ये AI बेस्ड। हाँ, सी कैडरटेक लाइक मेरा एक ड्रीम था कि इवन अभी मेरा ड्रीम है कि हम सिर्फ उन चीज़ों पे काम नहीं करना चाहते हैं जो हमारी सिर्फ बुक्स में हैं या हाइपोथेटिकल आइडियाज़ हैं। मैं सोसाइटी का उस लेवल पे काम करना चाहता हूँ जहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड है और हम कैसे एक ह्यूमन टच दे सकें, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटीज़ को, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकें। इससे बीइंग अ फैमिली बैकग्राउंड, मैं एग्रीकल्चरल से था, तो जो हमारा इस साल का यंग साइंटिस्ट अवार्ड था वो सिर्फ इस बेस पे मिला था कि जो हमने एक डिवाइस तैयार किया, सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस। वो एक पेन साइज़ की डिवाइस है। बीइंग अ फार्मर तो हमें पता नहीं होता, क्योंकि मैंने घर पे देखा कि अच्छा कैसे खेती करते हैं, तो सॉइल टेस्टिंग करना है। तो अभी क्या होता है, सॉइल टेस्टिंग के लिए हमको लैब जाना पड़ता था, फिर कई बार 3-4 दिन लग जाते थे, वो बहुत लाइक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। बट हमने एक पेन साइज़ की डिवाइस तैयार किया, उसका पैटेंट फाइल किया, इंडिया में ही पैटेंट फाइल किया था। इसी साल 8 जनवरी 2024 को इसका पैटेंट मिला था। उस डिवाइस के लिए मुझे मिला। सिमिलर एक तो ये सोसाइटी की प्रॉब्लम थी जो हमने खुद रियलाइज़ किया कि सोसाइटी की ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। देन जो अभी हमारा जो कैडरटेक है, कैडरटेक का क्या है कि हमने 2 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो अभी हमारे पास IIT बॉम्बे के साथ हम लोग, IIT बॉम्बे एशिया का लार्जेस्ट टेक फेस्ट होता है 16-17 दिसंबर को, वहाँ पे हम लोग उसको लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इंडिया में। तो ये कैडरटेक हमारा US में भी रजिस्टर्ड है। US में इसी साल फरवरी में रजिस्टर कराया था, और इंडिया में नवी मुंबई में इसी साल मैंने रजिस्टर किया है। इसमें हम लोग AI इनेबल ग्लासेस तैयार कर रहे हैं कि 100% विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है, उनको फेस रिकग्निशन है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, एंड रीडिंग है, इंग्लिश के ट्रांसक्रिप्ट्स को आसानी से वो पढ़ सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे से है। लाइक एक बेसिक लाइफ जो हम एक ब्लाइंड पीपल कैसे ह्यूमन असिस्टेंस से करता है, वो हम ग्लासेस के थ्रू कर सकते हैं। सिमिलर एक और हमारा है, बीइंग अ फार्मिंग बैकग्राउंड से, तो उसमें हम लोग ड्रोन तैयार कर रहे हैं। ड्रोन में क्या है कि अभी जैसे आज के टाइम पे मैं अभी अपने खेत गया था, तो खेत में क्या सब खेत सूख गया, गन्ना पूरा सूख गया, धान सब खत्म हो गए। इस बार जो धान हुए हैं तो ब्लैक हो गए, उनका जो चावल निकल रहा है ग्रीन ग्रीन निकल रहा है। रीज़न है इतनी ज़्यादा बारिश हुई और उसमें रोग लग गया और दवाइयाँ डाली गई, बट एग्जैक्ट पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टेस्टिंग मेथड बहुत एफिशिएंट नहीं है कि फार्मर जान सकें। तो हमने क्या किया है कि 1-2 और हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दे आर रिसर्चिंग इन लाइक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, तो उनसे हमने डिजीज़ लिए हैं कि कौन से डिजीज़ का क्या स्पेसिफिक लाइक होता है, कैसे उनको हम डिटेक्ट करेंगे विच डिजीज़ इट इज़। तो हमने पहले डिजीज़ लिए, फिर उनको ड्रोन कैमरे के थोड़ा रीड करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं कौन पर्टिकुलर डिजीज़ है, फिर उसके लिए हम पेस्टिसाइड रिकमेंडेशन तुरंत फार्मर्स को करते हैं। और फिर क्या उस ड्रोन से स्पॉट स्प्रे मेथड हम यूज़ करना चाहते हैं। मतलब ऊपर से स्प्रे, हाँ, कहाँ जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डेंसिटी है कि इस यहाँ पे एरिया पे ज़्यादा है, खेत है कि ये ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, फिर कुछ एरिया पर्टिकुलर कम कंटेमिनेटेड है, कहीं बिल्कुल नहीं है। तो अभी नॉर्मली क्या करते हैं फार्मर्स लोग, 1 एकड़ हुआ कहीं भी थोड़ा सा पूरे में स्प्रे कर देते हैं। उससे क्या होता है, 2 नुकसान, एक तो पेस्टिसाइड्स नुकसान हो ही रहा है, और दूसरा हमारा इन्वायरमेंटल भी नुकसान हो, क्योंकि उसकी नीड नहीं थी फिर भी हम स्प्रे कर दिया। बट स्पॉट स्प्रे में क्या होगा, जितनी कंटेमिनेशन जितनी रिक्वायरमेंट है वो AI इनेबल्ड है, अपने आप डिटेक्ट करके उतनी ही कंटेमिनेशन उतने ही रेशियो में वो स्प्रे कर देगा। तो इससे क्या है कि हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और हमारा इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी होगा। तो ये हमारे डायरेक्ट दोनों ह्यूमन इम्पैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स हम लोग IIT बॉम्बे में 16-17 जनवरी को इंडिया में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बीइंग अ फार्मर आप इतना मतलब डाउन टू अर्थ चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और मैंने सुना है आपने फॉरेन कंट्री में वो रेंट पे गार्डन भी ले रखा है। हाँ, एक्चुअली मेरा मतलब बहुत अच्छा लगता है, शौक है कि हमें फार्मिंग करना और गार्डनिंग करना। तो जहाँ पे मैं US में हूँ, तो एक 30 वहाँ पर आप कितना समय लगभग दे देते हैं? 30 बाई 30 का एक गार्डन लिया था रेंट पे, और उस पर नॉर्मली लैब आवर के बाद में हम जाते थे और
गार्डनिंग करते थे। वो अपने मतलब पर्सनल पर्पस के लिए या फिर टेस्टिंग पर्पस के लिए? वो टेस्टिंग वगैरह नहीं है? टेस्टिंग का कोई मेथड नहीं, वो मेरा एक मतलब अपना खुद का हॉबी है। शाम को जाना, साइकिलिंग करना और फार्मिंग करना, मतलब उसमें पानी डालना, कि उसका जो घास फूस है उसको क्लीन करना, ये मेरा पर्सनल उससे था, उसका कोई वो नहीं था। मतलब मेरा ये है कि मुझे अच्छा लगता है फार्मिंग करना, और उससे दूसरा बेनिफिट है फ्रेश फ्रूट्स मिले, वेजिटेबल्स अपने मिले। बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं आप, और वो होता ना कि जिस चीज़ से हम जुड़े हुए हैं उसी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि उसी चीज़ में आप रिसर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नीड है। फार्मर जो हमारे बैकबोन है इंडिया की, बहुत अच्छी चीज़ है। आपने एक बुक भी लिखी हुई है एआई के ऊपर। हाँ। तो और आजकल एआई बहुत चल रहा है और फ्यूचर में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव होने वाला है, आई थिंक। तो जी, आप एआई के बारे में कुछ जी, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ना कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड में, उतनी हम क्या है कि पहले क्या था, बहुत बिग टेलीविज़न से और रिसर्च हुआ, आज के टाइम पे एक पॉकेट में आया आ रहा है पूरा फ़ोन, पूरा लैपटॉप, जो भी चाहें। तो ये एक रेवोल्यूशन है हमारे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। सिमिलर है कि अभी हम लोग पहले एनालॉग में थे, डिजिटल में आए, नॉर्मल आईटी में आ गए, अब हम एआई पे आ गए, मशीन लर्निंग, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही। ये हमारी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट फेजेस हैं। इससे पहला है कि हमें डरने का कोई भी नहीं है कि जाहिर सी बात है किसी काम को करने के लिए पहले क्या होता था कि कुछ भी करने के लिए जो ज़्यादा लोग लगते थे वो कम लोग लगने। सेम यहाँ पे भी है, बहुत सी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए सेम रेशियो में भाई आप उसी स्किल को जाइए, एआई को डेवलप करने के लिए भी तो हमें चाहिए कोई लोग। भाई ऐसा तो है नहीं ऑटोमेटिकली वो अपने आप जनरेट हो जाएगा। नीड है हमें करंट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो हमें स्किल्स आनी चाहिए, और उन्हीं स्किल्स के अकॉर्डिंग ही जब हम उसी स्किल सेट को हम अडॉप्ट करेंगे तो हम एआई का यूज़ करके अपने कैरियर को और ज़्यादा अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली एक बुक है एआई इन लाइक फैक्ट्रीज एंड ऑटोनोमस रोबोटिक्स, सेफ्टी रोबोटिक्स, तो उसमें हमारा यही है कॉन्सेप्ट। हम उसमें कैसे कैसे हमारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारा मैनुअल वर्क होता है, वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों के हाथ कट जाते हैं, लोग जल जाते हैं फैक्ट्रीज़ में और उनको कोई पता नहीं चलता है। मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे, तो भट्टी में गिर गए या जल गए तो जली गए, पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कोई ये भी इंसान था। सो इन चीज़ों को रोकने के लिए हम एआई का यूज़ करते हैं। जैसे अभी क्या, बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है, बाइंडिंग करना है। बाइंडिंग मशीन जब होती है, पेपर कटिंग होती तो इतना शार्प होता है कि धोखे से भी वो चला जाए साफ कर देता है। लेकिन क्या है, आज के टाइम पे इतनी बेहतरीन बाइंडिंग से उसमें टूल्स आ गए हैं, जैसे ही ह्यूमन बॉडी जाती है वो सेंसर रोक देता है। पहले नहीं था तो हाथ कट जाता था, अब नहीं रुक जाता। क्या है, ये हमें सेफ्टी के लिए ही आया है। सिमिलर ये सब टूल्स हैं हमारे, और टेक्नोलॉजी जाहिर सी बात है मॉडर्न वर्ल्ड में है, तो हमें अपडेट रहना है। सिमिलर एक और बुक है, वो फंडामेंटल ऑफ टेक्नोलॉजी, एबीसी ऑफ टेक्नोलॉजीज, वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, वी आर इन कम्युनिकेशन विद वन पब्लिकेशन। तो उसमें क्या है कि हम लोग कर रहे हैं कि बीइंग लाइक हम एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, अगर हमारे यहाँ कोई बच्चे हैं वो पूछते हैं मशीन लर्निंग क्या है, एआई क्या है, एआर वीआर क्या है, तो हम शायद अच्छे से बता सकते हैं। यही अगर जो हमारे फैमिली के लोग जो इस बैकग्राउंड से नहीं हैं, इवन बहुत से ऐसे लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छी जगह जॉब करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सब टेक्निकल बैकग्राउंड से है, अपना ह्यूमैनिटीज़ से है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, तो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। तो अगर उनसे कोई पूछता है कि ये क्या है पापा, तो पापा खुद ही नहीं जानते हैं, वो गूगल करेंगे। अच्छा गूगल अच्छा है, लेकिन क्या है कई बार हम गूगल में क्या है, हम किसी को ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूव करें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना एक्यूरेसी के मामले में थोड़ा सा क्या है कि हमारे पास कोई एक्यूरेसी का मेजरमेंट ही नहीं है गूगल में। तो गूगल किया है, कुछ इधर किया है, कुछ इधर का आया, और अपना और हमारा ब्रेन का जो सबसे इजी लगता है वो सही मान के हम उसको बच्चों को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो क्या इस जो ये गैप क्रिएट हो रहा है आज के टाइम पे, उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम एक बुक लिखा है मैंने। उसमें क्या है, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे एआर है, एआई है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ है, ये क्या हैं,
इनका क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको हम कैसे सीख सकते हैं और इनका फ्यूचर में क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को हम एक सिंपल बुक में 7 चैप्टर्स हैं और लास्ट चैप्टर जो 7th चैप्टर है वो पहली तो 6 टेक्नोलॉजीज़ हैं, 7th कैरियर है। तो लाइक हाई स्कूल के बाद आपके पास क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, इस पर्टिकुलर डोमेन में जाना चाहते हैं तब आपके पास क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, इंटर में पहुंच गए हैं, इंटर के बाद आपके पास क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। सो वो हमने एक बहुत अच्छे से पूरा एक ही बुक को क्यूरेट किया है। होपफुली एक लखीमपुर जैसे एरिया जो भी हैं इंडिया में, ऐसे एरियाज़ के लिए बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें इसके बाद करना क्या है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपकी बुक पढ़ के, इसके माध्यम से लोगों को पता चलेगा। बहुत अच्छी चीज़ है सर। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे अभी आप दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हैं, रहते हैं, तो वहाँ पे लोगों का, इंडिया हमारे देश के प्रति लोगों का क्या नज़रिया रहता है, कैसे देखते हैं इंडिया को? लाइक आज के टाइम पे लाइक इंडिया एक ब्रांड है, मतलब आज नहीं पहले से भी एक अच्छा सा ब्रांड वैल्यू थी इंडिया की। और इंडियंस अपने हार्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं। हर कंट्री में हर कंट्री में है, आप चाहे जहाँ भी जाओ की पोजीशंस ढूंढेंगे तो आपको बहुत लेबोरियस, बहुत मेहनती लोग मिलेंगे वहाँ पे आपको। तो उसी का लाइक हम जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ प्रोस हैं तो कुछ कॉन्स होते हैं हर जगह पे, बट दे आर रिस्पेक्टिंग। इसके अलावा मैंने आपकी एक फ़ोटो देखी थी, आप आई थिंक न्यूयॉर्क में थे किसी 15 अगस्त पे। हाँ। वहाँ पे जो माहौल था 15 अगस्त का, ऐसा लग रहा था कि वो हम इंडिया में हैं। हाँ, तो वो माहौल का क्या एक एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ नहीं, जैसे क्या है ना, मतलब नॉट ओनली US, मैं से एक 15 अगस्त मैंने पेरिस में भी अटेंड किया है। वो पेरिस में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, पूरा हिंदी में पूरा राष्ट्रगान होता है। तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे न्यूयॉर्क में है, टाइम्स स्क्वायर पे पूरा लाइक उस दिन फुल इंडिया लगता है और बहुत सारे इंडियंस आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं। टाइम्स स्क्वायर पे फ्लैग होस्टिंग होती है और मतलब आप अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो फील कर सकते हैं कि कितनी मतलब यूनिक चीज़ हो रही है। यूनिक चीज़ है कि हम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोकेशन से लोग बीइंग एन इंडियन, अगर आप वहाँ भी रहे यू विल फील प्राउड एट दैट टाइम। हाँ, टाइम्स स्क्वायर पे लाइक फ्लैग होस्टिंग होती है, राष्ट्रगान होता है। ओके, जहाँ पे आपने वहाँ पे भी विजिट किया, स्पीच भी दी है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद गए हुए थे, वासुदेव कुटुंबकम जो संबोधन किया था उन्होंने, तो वहाँ पे आपने स्पीच दिया और वो जो एक फीलिंग थी ना कि यहाँ पे आके विवेकानंद जी ने एक रिमार्केबल स्पीच दी थी, तो वो मोमेंट क्या था आपका? लाइक ये 2022 या 23 जनवरी 2023 का इवेंट था शिकागो में। नहीं, मार्च 19-20 मार्च 2023 का वो इवेंट था जब मैं गया था। तो वहाँ पे लाइक US इंडियन फोरम का इवेंट था और उसमें बहुत से अच्छे इंटेलेक्चुअल्स थे, इवन फॉरेन डेलीगेट्स भी थे। और चूँकि मैं यूनाइटेड नेशंस काउंसिल का एक एडवाइजरी मेंबर भी रहा हूँ, यंग एडवाइजरी मेंबर एक होता है, तो वो भी रहा था। तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया था और लाइक मैं पहली बार वहाँ गया था कि वो जो हॉल है पूरा बहुत लाइक हिस्टोरिक हॉल है। प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, बेसिक मींस मेनली फॉर लखीमपुर। तो हमारे यहाँ का बंदा वहाँ पे गया है, तो हमारे लिए कि था कि अच्छा, मतलब मैं इस हॉल में आया हूँ, तो बहुत एक प्राउड मोमेंट था और अपने थॉट्स को शेयर करना। और चूँकि मेरे साथ एक और है कि मुझे पहला बाल रत्न अवार्ड जो मिला था 2013 में, तो एक स्पीच कंपटीशन था, तो उसमें एक्सटेम्पर स्पीच था, मतलब आपको तैयार करने कुछ भी नहीं था। या तो मैं स्वामी विवेकानंद जी का बिग फ़ैन रहा हूँ अपने टाइम में अभी भी हूँ, तो इसकी वजह से मुझे को लाइक बाल रत्न अवार्ड मिला था। फिर दूसरा एक और है राइट फॉर यूनिटी, वो भी स्वामी विवेकानंद टॉपिक पे ही मैंने लिखा था। तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ऑल इंडिया, तो उसी टाइम पे राइट फॉर यूनिटी एक ऐसे इवेंट हुआ था, उसमें ऑल इंडिया में टॉपर बना था। तो नरेंद्र मोदी जी ने मुझे
कंग्रेचुलेसन लेटर भी भेजा था। सो लाइक स्वामी विवेकानंद वाज लाइक माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट लीडर एंड स्पिरिचुअल लीडर। सो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था और बहुत अच्छा मोमेंट था आपके लिए और आपकी कंट्री के लिए और आपके शहर वासियों के लिए खासकर। बात करते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर पहले हमारे भारत के जो संविधान लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी वहाँ से अपनी डिग्री प्राप्त की है। और इसके अलावा मैं बता दूँ मिस्टर मुनीर खान, इन्होंने भी अपना MS वहीं से किया है। और किसके साथ में किया है? द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स, उनकी इकलौती बेटी वहीं पे स्टडी कर रही थी और साथ में उन्होंने डिग्री हासिल की है। इट्स अ बिग मोमेंट फॉर आवर इंडिया, फॉर लखीमपुर। डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप हमारे सामने? जब मैं 2021 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 28 फरवरी को मेरा ऑफर लेटर आया कि यू हैव गॉट एडमिटेड ओवर देयर। सो मॉर्निंग में था, तो मैं सुबह उठा, मैं आँख खोल के ये क्या हो रहा है, सच में मेरा कोलंबिया में हो गया। इवन ऑनेस्टली मैं अप्लाई किया था, वो बहुत एम्बिशियस था कि ओके हो जाएगा सो गुड है, नहीं तो शायद नहीं हो पाएगा। मैं कभी सोचा नहीं था। लेकिन जैसे मैं खोला, मैंने फर्स्ट में यकीन ही नहीं हो रहा था, अच्छा मेरा भी हो गया है, कंग्रेचुलेसन, मैं कोलंबिया का ही है। तो मैं 2-3 बार उसको पढ़ा, अच्छा हाँ है कोलंबिया का ही है। फिर पोर्टल पे गया, लॉगिन किया, तो पूरा ऑफर लेटर, कंग्रेचुलेसन्स यू गॉट एडमिटेड। सो इट वाज रियली सरप्राइजिंग। फिर मैं इसके बारे में और जब पढ़ा, फिर पहुंचा वहाँ पे, तो इवन जब कोलंबिया गया नहीं था तो रात भर बहुत अच्छे सपने देखे। रात भर नींद नहीं आई होगी। लिटरली 2-3 दिन तो ऐसा लगा यार कोलंबिया में एडमिशन हो गया। फिर आईवी लीग का अपना नाम सुन के, अच्छा यार आईवी लीग की भाई तो बहुत बड़ा तोप होते हैं, ऐसा माना जाता था कि आईवी लीग में एडमिशन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रेस्टाइज होता है इंडिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा था। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला, अच्छा अमेरिका के कई प्रेसिडेंट्स वहाँ से पढ़े हुए से, बराक ओबामा ने पढ़ा। और फिर एक वहाँ पे लॉ कॉलेज है जो वो बहुत अच्छा है, और एक प्रोफेशनल स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ है, वर्ल्ड का टॉप 1-2 में आता है वो। तो दुनिया भर के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेने जाते हैं, और अपने फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये सब जाते हैं वहाँ पे, लेक्चर्स डिलीवर करने आते हैं। तो ऐसे एस जयशंकर प्रसाद नहीं, वो कौन थे, सुरेश प्रभु, रेल मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी गए थे वहाँ पे। तो बीइंग इंडियन तो मैं भी वो अटेंड करने गया था, इवेंट कोलंबिया में ही था, पहली बार मैं उनसे मिला था। तो बड़ा अच्छा फील हुआ। फिर वो मैं कभी गया नहीं था उधर, उस बहुत बड़ा है कॉलेज, तो मैं कभी गया ही नहीं था। वहाँ देखा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की वहाँ पे स्टेचू रखी हुई है। फिर वो पास गया तो पता था कि हाँ पढ़ा, लेकिन इतना अच्छा है तो थोड़ा सा प्राउड फील हुआ। डॉक्टर कलाम BR अम्बेडकर सर हुए। फिर उसके बाद पता चला कि अच्छा कि यहाँ पे तो बराक ओबामा है, और अमेरिका के 4-5 और प्रेसिडेंट्स हैं जो वहाँ से पढ़ाई किया है, और बहुत मोर देन 100 नोबेल लॉरेट्स वहाँ से निकले हैं। करंट में मेरे बैच में जेनिफर गेट जो बिल गेट्स की बेटी है जी, तो वो मेरे साथ ही उसने पढ़ाई किया, और हम दोनों लोग एक ही साथ ग्रेजुएट हुए हैं कोलंबिया से। तो वो एक हमारे लिए बहुत ही अभी भी मैं फील करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ। अच्छा मैंने कोलंबिया से, डेफिनेटली प्राउड की चीज़ है। हमारे इंडिया के इतने अच्छे लोगों ने वहाँ से स्टडी की है, और उसमें भी आपका भी एक नाम उसमें शामिल है। सो दैट्स अ नाइस मोमेंट। और हैव यू एवर इंटरेक्टेड विद द डॉटर ऑफ बिल गेट्स? जेनिफर से हम वो एक्चुअली में हम दोनों मोस्टली वहाँ पे एक और बहुत अच्छा कल्चर है, हम जो यहाँ नहीं नॉर्मली होता है। यहाँ पे क्या है कि बच्चे काम करने से बहुत हेजिटेट करते हैं, ये काम छोटा है, वो काम बड़ा है। और मैंने US में देखा है कि वो काम करने से नहीं हेजिटेट होते हैं। मैंने बिल गेट्स की डॉटर को, जो कोलंबिया कॉफ़ी सेंटर है, वहाँ पे मैंने काम करते हुए तक देखा है। वहाँ पे क्या होता है, बच्चे जैसे होते हैं कॉलेज में आते हैं तो वो कुछ भी काम कर लेंगे, आपको रेस्टोरेंट में काम कर लेंगे, हाँ वो रेस्टोरेंट में काम कर लेते हैं, शॉप में काम कर लेते हैं, या शॉपिंग सेंटर्स में काम कर लेते हैं। बट पेट्रोल
पंप मतलब फ्यूल पंप पे भी काम कर लेते हैं वो लोग, तो उनको इस चीज़ हाँ छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, काम बराबर है, सारा काम अपना मतलब उनका एक टारगेट है, हम अपनी फीडिंग के लिए घर से पैसा नहीं लेंगे हम। तो ये एक अच्छा सा उनके लिए मतलब मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो उसको मैं पहली बार वहाँ मिला था और फिर एक दो लोग मेरे कॉमन फ्रेंड मिले, सो जो उसके थ्रू हम लोग कई बार मतलब मुलाकात हुई। और फिर जब हम लोग कन्वोकेशन जिस दिन था उस दिन भी हम लोगों की मुलाकात हुई थी, बिल गेट्स भी गए थे, तो इट वाज अ नाइस ग्रेट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी का चैप्टर आपकी लाइफ से जुड़ गया है कि बहुत अच्छा है। आपके गुरु रहे हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत, डीजी ऑफ उत्तराखंड। तो आपने एक मुलाकात की थी, फॉर्मल मुलाकात थी आई थिंक, मुख्यमंत्री साहब भी थे और वो भी थे। सो वो मुलाकात में क्या पर्पज़ था, लाइक फॉर्मल और एक प्रोफेशनल? नहीं, इट वाज जस्ट फॉर्मल। मैं इंडिया से यूएस से आया था, तो चूँकि प्रोफेसर दुर्गेश पंत है वो उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूकास के डीजी हैं, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके वो एडवाइज़र हैं। हाँ। तो मैं पर्टिकुलरली सर से मिलने गया था और वहाँ पे सर से लाइक धामी साहब से मुलाकात हुई, चूँकि हमको उत्तराखंड की गवर्नमेंट की तरफ से इससे पहले इमर्जिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला था, वो मैंने नमाम गंगे प्रोजेक्ट के लिए मिला था। तो नमाम गंगे का वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस है, उस पर मैंने काम किया था। तो 2019 में इमर्जिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला था, तो सर से मिलने गया था, तो धामी साहब से मुलाकात हुई थी। एंड उत्तराखंड में आपने कोई स्टार्टअप भी स्टार्ट किया था आई थिंक? हाँ, मतलब जो हमारा एक कैडर है, तो कैडर का काम हम लोग उत्तराखंड में भी करते हैं कैडर पे। लेकिन मेन ऑफिस हम लोग बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया है, और बट उत्तराखंड में भी चलता है। अच्छा, इसमें कुछ आइस से रिलेटेड भी वर्क होता है आपके स्टार्टअप में? या हाँ, ब्लाइंड लोगों के लिए? हाँ, जो अभी जो हमारा स्टार्टअप का जो मेजर इसमें 2 प्रोडक्ट हैं। एक तो हमारा ब्लाइंड पीपल्स के लिए AI इनेबल ग्लासेस हमने तैयार किए हैं। उस ग्लासेस में क्या है कि 100% ब्लाइंड है, वो कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसको बेसिक वर्क के लिए वो डिपेंड है ह्यूमन असिस्टेंस पे, फैमिली का कोई हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक ग्लासेस तैयार किए हैं, उसमें कैमराज है और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किया है, और AI असिस्टेड है, वो ऑटोमेटिकली वो डिसीजंस लेता है और आप बेसिक सारे काम कर सकते हैं। वॉक करना है, इवन इंग्लिश की बुक्स पढ़ना है। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? मतलब अगर किसी को बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो उसको कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब हम लोग तो सरप्राइज हैं, हाउ इज पॉसिबल? वो हम लोग वॉइस असिस्टेंस करते हैं। ओके, वॉइस से वो प्रॉपर गाइड करता है। और कुछ और चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट भी 17 दिसंबर को IIT बॉम्बे में हम लोग वो आगे उसको रिवील होगा। हाँ, 17 दिसंबर को IIT बॉम्बे कैंपस में हम लोग उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इसको हम लोग 17 के बाद में ये सारी चीज़ें प्रॉपर मतलब लोगों को पता चल जाएंगी कैसे क्या करना है। मतलब बेसिक फीचर्स तो अभी पता है कि आप उससे देख सकते, मतलब पहचान सकते हैं। एक बार आपने मेरे से मिल लिया तो आप नेक्स्ट टाइम जैसे ही आएंगे मैं आपको तुरंत पहचान जाऊंगा, आप है। और लाइक आप फर्स्ट टाइम कहीं जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो जो भी चीज़ें हैं इस रूम में, जो भी चीज़ें हैं हम देख सकते हैं कि हम इस रूम में कितने लोग बैठे हैं, टेबल है, यहाँ पे मेज है, इतनी डिस्टेंस पे क्या है, सब चीज़ कर एक बार उसने सारा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया तो सेकंड टाइम वो प्रॉपर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कर लेगा। या फिर जैसे हमें मॉर्निंग वॉक करना है तो एक बार चश्मे को हम लगा करके मॉर्निंग वॉक कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही जाएंगे आप आराम से लगा लो उसको, आराम से मॉर्निंग वॉक करके आराम से घर आ सकते हैं। पूरा गाइड करेगा। खाना पीना, मेडिसिन है या बुक्स पढ़ना है, स्पेशली इंग्लिश। अभी हम लोग हिंदी और डिफरेंट लैंग्वेज नहीं कर पा रहे हैं, बट इंग्लिश की हम पढ़ ले रहे हैं आराम से कि अच्छा ये क्या लिखा है। सो वी कैन डू लाइक बेसिक वर्क, सब कुछ एज नॉर्मल कर सकते हैं। ये भी बहुत है जिनको बिल्कुल नहीं दिख रहा था, दूसरों पे डिपेंड थे, बहुत है उनके लिए। लाइक उनको वॉशरूम जाना है, फूड खाना पानी, उनका डेली का रूटीन यही होता है नॉर्मली कि मॉर्निंग वॉक जाना है, दिन भर कैसे रुकना है, क्या करना है। इन ग्लासेस को यूज़ करके आप लगभग 70% आप अपना बेसिक, मुझे लग रहा है एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल अभी कुछ नहीं कर पा रहा था वो वर्क भी कर सकता है। हाँ, वो 70% तक काम कर सकता है। वो अगर चाहे तो अपने अलावा फिर चीज़ें भी कर सकता है डेफिनेटली। और इसमें हम लोग कुछ एडवांसमेंट्स, ये भी वर्जन लेवल 1 है, नेक्स्ट लेवल पे कुछ और एडवांसमेंट्स करेंगे होपफुली ऑटोनोमस पूरी तरीके से। रोबोटिक्स का क्या स्कोप है आगे?
आपके अकॉर्डिंग? लाइक रोबोटिक्स, देखो यार, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, रोबोटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक पूरा वाइड फील्ड है। अच्छा, रोबोटिक्स का नाम लेते ही लोगों के मन में वो रोबोट आ जाता है, इंसान नुमा नहीं, वो रोबोट। कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इंसान नुमा रोबोट ही रोबोट नहीं होता है, वो वट एवर मशीन विच हेल्प्स अस, तो वो रोबोट है। तो रोबोट इन क्या है कि एक कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए असिस्टेंस क्रिएट कर रही है। कि चाहे वो आप रोबोटिक कार समझ लो, ऑटोनोमस कार है, दैट इज़ आल्सो अ रोबोटिक पार्ट। या आप प्लेन्स हैं, इसमें भी आप देखिएगा आजकल फ्लाइट लाइक लैंडिंग करना होता है, ALS लगा दिया, वो ऑटोमेटिकली रोबोटिक कंट्रोल हो जाता है। से चाहे जितनी, कई बार आप ऐसे समझ लीजिए, फ्लाइट जब लैंड, बहुत हेवी बारिश हो रही है या बहुत हेवी फॉग गिर रहा होता है, तो फ्लाइट डिलेज हो जाती हैं, लैंड नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे केसेस में जो पायलट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक लगा देते हैं ALS। तो ALS एक मेथड है, तो वो ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम है। वो अपना रोबोटिक कंट्रोल ऑटोमेटिकली अपना कितनी स्पीड रखना है, क्या डायमेंशंस रखना है, वो अपना कंट्रोल कर लेता है और सक्सेसफुली लैंड कर लेता है, जो कि ह्यूमन नहीं कर पा रहा। पायलट, 2 पायलट इसके अंदर होते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रोबोटिक ALS कर दे रहा है। सो जो चीज़ें हमारी लाइफ को असिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं बाय द यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज़ रोबोटिक। ओके। अच्छा, बहुत से लोगों का ये मतलब एक मन में डर रहता है मूवीज़ देखकर या कुछ ऐसी जानकारी कि अगर इतना ज़्यादा साइंस का यूज़ होता रहा, AI आ गया है, तो हम लोग उनके कंट्रोल में आ जाएंगे इन फ्यूचर। इट इज़ पॉसिबल? कहीं से भी ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं भाई, साइंस भी तो हम ही लोग, मतलब ठीक है, जो रिसर्च हो रहा है, हु इज़ कंडक्टिंग दिस रिसर्च? ह्यूमन। अगर ह्यूमन रिसर्च कंडक्ट कर सकता है तो भाई कंट्रोल नहीं कर सकता है टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी एक लिमिट होती है, देयर इज लिमिट, वो उसके बाहर नहीं जा सकती। मतलब वो भी लिमिट इंसान के द्वारा ही सेट है। भाई क्या है, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको हमें प्रोग्राम देना पड़ेगा। जैसे कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसे हम रख दें तो कैसे रिकॉर्ड करेगा? भाई इसको, माइक्रोफोन को डेवलप करने के लिए इस पर प्रॉपर प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्राम इसको करता है कि कौन सी साउंड को किस फ्रीक्वेंसी में अडॉप्ट करना है, कौन सी साउंड को हमें नहीं लेना है। भाई नॉइज़ कैंसिलेशन है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन क्या है कि हम पहले तैयार, हमारा प्रोग्राम, हमारे पास फ़िल्टर्स हैं इसके अंदर, वो फ़िल्टर्स डिसाइड करते हैं किस फ्रीक्वेंसी की साउंड को हमें अंदर लेना है, बाकी हमें डिस्कार्ड कर देना है। तो हर चीज़ ये ह्यूमन डिसाइड कर रहा है, तो ये ह्यूमन को कैसे कंट्रोल कर सकती है? ऐसा नहीं लगभग संभव है। ह्यूमन को तो नहीं। इन लोगों के डर का कुछ कारण रहा है ना, जैसे कि जिन चीज़ों को नहीं जानते हैं उनसे डर लगता है। अभी कार पता है कि हाँ ये है, बस पता है, हर चीज़ में कुछ ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, जो भी ऑटोमेटिक है इट इज़ रोबोटिक्स। तो जो नहीं पता है उससे डर लगता है। तो इसको कह सकते हैं जानकारी का अभाव। जानकारी के अभाव में ये सारा चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर हमें इन चीज़ों के बारे में अच्छी सी जानकारी चाहिए है, तो आप अपनी बुक्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दी, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो सर्च करके या ऑनलाइन करके उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करें। हाँ, जैसे अभी हमारी जैसे बुक है ऑनलाइन, मोस्ट ऑफली जनवरी से मिलेगी। तो उस बुक का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारा गैप क्रिएट हो गया है कि हम अच्छी जगह, हम अपने बच्चे, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है। बच्चे अपने किड्स की हर एक क्वेश्चन को आंसर करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, अभी मेरे से कोई ज्योग्राफी में पूछे, मैं नहीं बता सकता हूँ। या जो लिटरेचर सब्जेक्ट है या ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, बहुत सारे, हर लैंग्वेज का अपना एक एक्सपर्टाइज होता है। उसके बच्चे जब उस डिफरेंट डोमेन में जाके पूछते हैं तो वो होपलेस एक तरीके से हो जाता है। तो वो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। वो क्या है, वो पढ़ने की कोशिश करता है। पढ़ने के लिए हमको रिसोर्सेज चाहिए। अभी तक क्या था, जो फंडामेंटल्स हैं बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी चीज़ हमको नहीं मिल पा रही थी जो अभी की और आने वाली 2-4 साल में जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में या बोले सोसाइटी में ब्लास्ट होने जा रही हैं, एक तरीके से वाइडली आने वाली हैं। AR है, VR है, न्यूरल नेटवर्किंग है, ये सब अभी नहीं है।
जाहिर सी बात है जब 1-2 साल में टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी, जैसे अभी रोबोटिक्स है, हर कोई जानता था, 4 साल पहले बहुत लिमिटेड लोग जानते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज लगभग सब लोगों ने नाम सुना है, लेकिन 2-4 साल पहले बहुत लिमिटेड लोगों के पास था। ऐसे ही AR VR है, न्यूरल नेटवर्किंग है, तो ये चीज़ें ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी और आ रही हैं। तो हमने क्या किया है, जितनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ अभी एग्जिस्टिंग है लेटेस्ट में और या न्यू अपकमिंग है, बहुत लेस नोन है, उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को एक एक चैप्टर में हमने कन्वर्ट कर लिया। उसका फंडामेंटल्स क्या है, क्योंकि बच्चा को पूछेगा तो उसका एक लिमिटेड दायरा होगा, उसमें से ही पूछेगा। अब उतना को पूछता है तो उन बुक्स को पढ़ के फंडामेंटली आप बता सकते हैं दिस इज़ मशीन लर्निंग। और हमारा क्या है कि वो बुक का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लिटरेचर नहीं बनाया ज़्यादा, उसको हम रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में बनाया है। जो ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ को समझाने के लिए मैंने घर का रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल दिया है कि वो रेफ्रिजरेटर कैसे कंट्रोल होती है, वो क्या है एग्जैक्टली। और एक ऐसे ही ई व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसका मैंने एग्जांपल दिया है एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर मतलब समझाने के लिए। तो क्या है, बच्चे को जब वो विद एग्जांपल जो हमारे घर में आसपास ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, उनको एग्जांपल दे करके वो समझाया जाता है कि अच्छा ये ठंडा कर रहा है, वो रेफ्रिजरेटर है कूल कर रहा है, तो क्यों कूल कर रहा है, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी लगी हुई है। ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, जैसे उसके नीचे आता है फिर ऑटोमेटिकली रेफ्रिजरेटर ऑन हो जाता है। स्कूटर है कि वो कैसे डिसीजन ले रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं आज के टाइम पे। अगर हम उनको थ्योरेटिकल बता देंगे तो बच्चे को वो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, पेरेंट्स को पढ़ने में नहीं मज़ा आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, जब कोई पेरेंट्स उसको पढ़ेंगे, नहीं कुछ उसको आता है, खाली उसको पढ़ करके रेफ्रिजरेटर के सामने खड़े होकर के उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने पूरा रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में उस बुक को मतलब उसको कोई भी बेसिकली पढ़ के पूरा समझ सकता है और आसानी से है कि वास्तव में ये आर्टिफिशियल है तो क्या आर्टिफिशियल है भाई इसमें, मतलब हम कैसे इसको आर्टिफिशियल हम कहते क्यों हैं। इसको हमने एक तरीके से जो हमारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं, हमने उनको एग्जांपल देते हुए बनाया कि कैसे डिसीजन लेते हैं, वाई दीज आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाई इट इज़ अ मशीन लर्निंग, वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ रोबोटिक्स। तो उसको हमने बड़े अच्छे से वो किया है। बहुत अच्छी बात है। सभी दर्शक ध्यान दें इस चीज़ को, जनवरी में ये बुक आ रही है और होपफुली आप लोग इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी AI के बारे में और बहुत सारी जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन कंट्रोल में ही रहती है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल, लास्ट में मैं आपसे बस एक जो बेसिक मैसेज चाहूँगा, हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है 10th में 12th में, तो वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आपको इस फील्ड से रिलेटेड या उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें वो। हाँ देखिए, ये तो एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसको आंसर करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, रीज़न बहुत वाइड इसका डोमेन है। तो इसको मतलब हम ऐसा ही कर सकते हैं कि अभी 10th में है तो आपको जो भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा पड़ोसी डिसीजन ले रहा है हम वो ले रहे हैं। पहले हमें सेल्फ एनालिसिस करना है कि ओके क्या हमारी स्ट्रेंथ है। सो फॉर एग्जांपल जैसे आप JEE की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, एक मार्क्स स्पेसिफिक मार्क्स आए, फिर आप सेकेंड अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं। तो सेकेंड अटेम्प्ट लेने से पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा जो गया है तो किस लेवल पे था और हमें किस लेवल की मेहनत की और ज़रूरत है कि हम ये पर्टिकुलर सेकेंड अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं कि हम जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि एडमिशन हमें मिल जाएगा वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं, ये आपको कोई और नहीं बता सकता है। ये सेल्फ एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स है तो फिजिक्स हमको पता है हमें कितनी आती है कि देन हमारा फिजिक्स अच्छी नहीं है और हम चाह रहे हैं हम BSc इन फिजिक्स कर लें, बीटेक करने पहुंच जाएं, तो बीटेक में एडमिशन होना आज के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीटेक में सरवाइव करना एक प्रॉब्लम है। आप किसी तरीके से डिग्री भी मिल जाएगी, लेकिन फिर क्या आपको पता है कि हाँ हम सरवाइव कर पाएंगे मार्केट में। आपके पास बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे
आपके पास इससे जो इंडिया में एक लाइक परसेप्शन है, आपने आईआईटी में एडमिशन हो गया, इट मीन्स यू आर लाइक एक अलग आरा आपका हो जाएगा। तो हाँ, ऐसा नहीं है। मैं आईआईटी से नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अंडर में आईआईटी के लोग हैं, जॉब कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो क्या है कि आपका परसेप्शन होना चाहिए, कि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, वह कहाँ आप जाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से एक बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आप करेक्ट मोमेंट पे आप डिसीजन अगर लेते हैं, तो हमें लगता है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे जेई का मैंने बताया था, तो जेई में आप पहले खुद का एनालिसिस होना चाहिए कि कहाँ हम स्टैंड करते हैं, देन आपको री अटेम्प्ट लेना चाहिए। उसके अलावा जेई के अलावा भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं, जैसे नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च सेंटर, ये बार्क द्वारा मतलब मैनेज किया जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। इसके अधीन 4 या 5 कॉलेज हैं, और आपको मैं कई मामले में अगर जो आप अप्लाइड में जाना चाहते हैं, आप रिसर्च करना चाहें, कोर रिसर्च मतलब इंजीनियरिंग के बियॉन्ड, तो आप मेरा प्रेफरेंस आईआईटी से ऊपर नाइजर रहेगा अभी के टाइम पे, क्योंकि नाइजर में हमको फंडामेंटल ऑफ जो होते हैं साइंस के, वट एवर टेक्नोलॉजी वी आर एक्सपेक्टिंग, हमको वहाँ से वो मिल जाता है। ये चूँकि बार्क स्पॉन्सर्ड होते हैं, बार्क पूरा उसको मैनेज करता है, तो आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज प्रोग्राम्स होते हैं। BS MS डिग्री 5 साल का होता है, और रिलेटिवली इसका जो पेपर होता है, इसको नेस्ट के नाम से, नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से होता है। उस एंट्रेंस के थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है, और इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। एक तो ये हो गया, फिर आइजर होगा, इसे वो इसरो द्वारा लाइक मैनेज किया जाता है, और जैसे लोग बी फार्मा, डी फार्मा, GPAT हो गया, जैसे नाइपर हो गए, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़रूरत है हमें करंट सिनेरियो में जो हमारी ट्रेंडिंग सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लें, देन वी कैन डू लाइक मोर बेटर देन। हमें बस दौड़ना नहीं है किसी के पीछे, एक ग्रुप चल रहा है, एक ग्रुप जा रहा है, हम भी उसी में, हमको अपना डिसीजन अपने आप लेना है, वो हमारी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बेसिकली हमारे यहाँ तो ट्रेंड चलता है ना कि पड़ोस में वो बच्चा वो रेलवे में हो गया, तुम रेलवे की तैयारी करो, इधर बैंक में हो गया, तुम बैंक की तैयारी करो, ये ट्रेंड चलता है मोस्टली अपने नैरो सिटीज़ में। सबसे अच्छी बात जो बताई है बच्चों के लिए वो ये है कि अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ बताई है, और इस पे आप लोग ज़रूर गौर करिएगा। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि आपके अंदर आ रहा ना कि मैं बैंक में जो सब्जेक्ट्स उस पर कमांड अच्छी है, तो आप जाओ, उसके लिए लग जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप उसमें अच्छे हैं तो, और ये भी अच्छी चीज़ बताई है कि अगर आप पड़ोसी को देखेंगे, उनके जैसा बनना है, पता लगा आप उसमें स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है आगे के लिए। आप डिग्री तो हासिल कर सकते हैं, बट उसमें सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जी, तो आज का शो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा समय हम लोगों ने मिस्टर मुनीर खान के साथ में बिताया, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे शो में आने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपर्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, बाय।